हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं बात करूँगी 7th क्लास के एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर की, जिसमें दिल्ली के सल्तनत पीरियड की बात करेंगे, यानी कि जो है 12th सेंचुरी से जो 15th सेंचुरी तक था, यानी कि जो तराइन बैटल ऑफ तराइन जो है ना 1191 से हुआ था। और फर्स्ट में तो मोहम्मद गौरी हार गया था, और जो है उसकी हुई थी पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ था। और वहाँ से लेकर के जो है वो पानीपत का फर्स्ट वार जो बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट जो है बात करेंगे, जो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर लोदी के बीच में हुआ था। इसके बीच की हम बात करेंगे, तो मैं आपको समराइज स्टोरी की एज अ स्टोरी में सुनाऊंगी, जिससे आपको इसे लर्न करने में इजी हो जाएगी। और आप जिसके आज जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसलिए कोई भी प्रेफर कर सकता है, ये एज अ 7th क्लास का बच्चा भी और कम्पिटेटिव एग्जाम के जो है एस्पिरेंट्स भी। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स नाउ। तो इसमें जो है हर चैप्टर का नाम तो आपको बता ही दिया, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो वो युद्ध जो हुआ था तराइन का वार, जो बैटल ऑफ तराइन, वो जो है राजपूतों के बीच, और जो है मोहम्मद गौरी आया था वो गजनी से। तो मोहम्मद गौरी वो जो है गजनी का कहा जाता है, जो मोहम्मद गजनी आया था उसी के जो है उसी का मतलब उसी की जनरेशन का था। तो वो वहाँ से आया था जो है गजनी से, लाहौर से कह सकते हैं। और उसके बाद उधर मतलब इधर जो है वेस्टर्न एशिया से। तो उसके आगे हम बात करें तो उन्होंने तोमरों के साथ लड़ाई करी, यानी कि वो आया यहाँ पर। तो चौहानों के साथ जो है तोमर, यानी कि राजस्थान में तो तोमर, चौहान, चाहमान इसको कहा जाता है। इस तरीके से राजपुताना है, तो उनके साथ युद्ध किया। तो अजमेर का युद्ध हुआ। अजमेर में जो है तो यानी कि अजमेर में जो शासक थे वहाँ के पृथ्वीराज चौहान, उनसे 1191 में फर्स्ट वार हुआ था, तराइन का बैटल हुआ था, जिसमें जो है फर्स्ट में तो वो तो हार गया था और वो वापस चला गया। और सेकंड में फिर आया वो जो है 1192 में, उसने फिर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया, और उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया और वो जीत गया। तो इस तरीके से उसने दिल्ली में अपनी राजधानी बनाई। दिल्ली में क्या उसने अपना रिप्रेजेंटेटिव छोड़ गया था दिल्ली में, कोई प्रॉपर कुछ भी नहीं दे करके, कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक एज अ स्लेव था। तो उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव के रूप में छोड़ करके वो वापस चला गया गजनी। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी को सेटल किया, यानी कैपिटल को दिल्ली में सेटल किया। और उसके बाद वहाँ एज अ रिप्रेजेंटेटिव रूल करने लगा। जब जो है वो उसकी मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है 1206 में, तो जो है फिर ये कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को एज अ इंडिपेंडेंट किंग जो है वो करवा देता है, मतलब कि डिक्लेयर करता है। तो इस तरीके से सल्तनत पीरियड का स्टार्ट होता है। तो हम बात करेंगे आज उस पर, तो किस तरीके से जो है दिल्ली पीरियड था, तो उस पर बात करें। तो दिल्ली यानी कि एक कमर्शियल सेंटर था उस टाइम पे, जब राजपूतों के टाइम पे एज अ कोई कैपिटल नहीं था। उसके आगे बात करें, जहाँ पर जैन मर्चेंट रहा करते थे जो है, जो कि सेवरल टेम्पल भी उन लोगों ने बना रखी थी, इसलिए उसको दिल्ली वॉल कहा जाता था, क्योंकि ये लिखा है। उसके आगे हम बात करें तो एक मिनट, थोड़ा मैं पेन ले लूँ। जैसे कि आपको मैप में भी दिख रहा है थोड़ा सा, ये एंशिएंट मैप है। तो इसमें जो है दिल्ली सल्तनत कहाँ से कहाँ तक था, ये जो है हौज खास, जो कि दिल्ली में आप जानते होंगे, सीरी टेम्पल जो है फोर्ट है, ये जहाँपना नगबाद है, जहाँपना यानी कि जो है शाहजहाँ ने बनाया था, और जो है दिल्ली है। और उसके बाद ये पूना, इस तरीके से तुगलकाबाद है, जो कि जो है गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। आदिलाबाद है, इस तरीके से कुतुब मीनार, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के उस पर। तो इस तरीके से जो है बना, ये आप देख सकते हैं दिल्ली का मैप थोड़ा सा। ये जो है यमुना नदी गई है, रिवर। आगे हम इस पर थोड़ा सा बात करें, फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी, यानी कि 13th सेंचुरी यानी कि 1200 से स्टार्ट हुआ था, 1206 से, यानी 13th सेंचुरी में इसका जो है उद्भव हुआ दिल्ली सल्तनत का, यानी कि जो है दिल्ली सल्तनत का। उसके आगे हम देखें तो दिल्ली सुल्तान बिल्ट मेनी सिटीज इन द एरिया ऑफ द नाउ, यानी कि जैसे आप ये देख ही सकते हैं मैप में, कि फिर उसके बाद रहने के बाद जो है सल्तनत पीरियड में कई सिटीज इसमें बन गई, जैसे सीरी फोर्ट है, हौज खास यहाँ पर बनाया गया। उसके जहाँपना जो है नगर, यानी कि शाहजहाँ ने बनवाया था, ये जो है दिल्ली को होना। कुतुब मीनार तो बहुत वर्ल्ड फेमस है, आप जानते ही होंगे।
तो इस तरीके से वो भी एक एरिया महरौली का फेमस हो गया। उसके बाद तुगलकाबाद जो कि तुगलक पीरियड में बना था, आदिलाबाद, इस तरीके से धीरे धीरे दिल्ली काफ़ी विकसित हो गया। ये जो है इसमें भी वही दिखा है। आगे थोड़ा सा हम उसके टाइम की डायनेस्टीज़ जो थी इनकी बात करें तो उस टाइम पे 4 डायनेस्टीज़ ने रूल किया था 1200 से लेकर के 1500 तक, यानी 1206 से लेकर के 1526 तक जो है 4 डायनेस्टीज़ ने रूल किया था, जिसमें जो है जिसको सल्तनत पीरियड में कहा जाता है। तो पहली तो स्लेव डायनेस्टी थी जिनका टाइम पीरियड था 1206 से लेकर के 1290 तक। उसके बाद 1290 से स्टार्ट हुआ था, 13 तक खिलजी डायनेस्टी गई थी। खिलजी डायनेस्टी के बाद फिर तुगलक डायनेस्टी आई 1320 से लेकर के 1440 तक आई थी। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आई थी। सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर के 1551 तक आई थी। उसके बाद फिर उनके रूल करने के बाद 1451 से लेकर के 1526 तक जो है लोधी डायनेस्टी। तो इस तरीके से 5 डायनेस्टी ने रूल किया था। उसके आगे हम बात करें तो ये तोमार जो यानी कि राजपूताना थे वो जो है 1113 से लेकर के 1145 तक रूल किया था। अनंग जो है पाल ने। उसके बाद चौहान ने रूल किया था 1165 से लेकर के 1192 तक, जिसमें एक जो पॉपुलर किंग थे प्रोमिनेंट 1175 से लेकर के 92 तक थे। तो इस तरीके से उनका टाइम पीरियड भी बटा हुआ है और इसमें जो मेन रूलर्स थे उनकी भी जो है ये है डायनेस्टीज और उनका टाइम पीरियड बताया गया। तो आप देख सकते हैं और जो है इस चार्ट में दिया गया है। उसके आगे हम बात करें थोड़ा सा आपको अगर ब्रीफ कर दें तो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक तो वो राजा तो बन गया था 1192 में ही, बट अपने आप को एज अ रिप्रेजेंटेटिव वर्क कर रहा था। उसने राजा डिक्लेयर नहीं किया था किंग। जब वो मोहम्मद गोरी मर गया तो उसके बाद उसने अपने आप को डिक्लेयर किया कि आई एम किंग, इंडिपेंडेंट किंग। तो 1206 से लेकर के 1210 तक जो है उसने रूल किया था। वो भी लाहौर से रूल किया था, दिल्ली से प्रॉपर उसने रूल नहीं किया था। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था और उसके बाद जो है कुछ सम टाइम आफ्टर ही बिकम सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक और एज आ वो स्लेव भी था। तो उसका जो है रूल टाइम पीरियड था 1210, यानी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई तो उसका बेटा जो है गद्दी पर बैठा, लेकिन बहुत पावरफुल था नहीं। तो इल्तुतमिश ने उसे वार में हरा करके उसने जो है उसको कब्जा कर लिया, उसको ऑक्यूपाइड कर लिया किंगडम को। तो 1210 से लेकर के 1236 तक उसने रूल किया। उसके बाद जो है उसने उसकी इच्छा थी इल्तुतमिश की कि मैं अपने बेटी को बनाऊं, क्योंकि रजिया बहुत ही इंटेलिजेंट लेडी थी, विजडमफुल थी। तो जो है उसकी इच्छा थी कि मैं अपने बेटी को बनाऊं, लेकिन वहाँ तब मुस्लिम में क्या अभी भी है कि जनरली वीमेन को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो जो है वो रूल ही नहीं करती थी, और भी मुस्लिम पीरियड में तो और ही ज़्यादा। तो जो है तो उनकी इच्छा थी, लेकिन सबने उनकी इच्छा नहीं मानी। और जब उसकी डेथ के बाद जो है इनका बेटा गद्दी पर बैठा, लेकिन कुछ दिन बाद ही रजिया सुल्तान ने जो है उसको हटा करके स्वयं गद्दी पर बैठी। उसके बाद उनका टाइम पीरियड बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड रहा 1236 से 1240 तक। उसके बाद फिर जो है उनके डेथ के बाद फिर इन्हीं के फैमिली का कई जो है वो मेंबर्स आए, वो बैठे उनके, लेकिन इतने ज़्यादा पावरफुल थे नहीं। तो उसके बाद गयासुद्दीन बलबन यानी वो जो है इल्तुतमिश का एज अ स्लेव था, तो वो बैठा 1266 से लेकर 1287 तक। यानी इस तरीके से इसको स्लेव डायनेस्टी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक भी स्लेव था, इल्तुतमिश भी स्लेव था और गयासुद्दीन बलबन भी स्लेव था। तो इसलिए इसको हम जो है इल्बरी डायनेस्टी या फिर हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी की बात कर लूँ मैं, तो जो है खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी आया सबसे पहले। उसने जो है ये इनका गवर्नर था, इनका बलबन के टाइम पीरियड का। बट जो है बलबन के दोनों मतलब आगे उनके पुत्र या कोई भी जो भी हो उनका जो नेक्स्ट सक्सेसर आए तो इतने ज़्यादा पावरफुल थे नहीं वो। तो गयासुद्दीन तुगलक ने उनको जो है हटा करके वो गद्दी पे बैठ गया, और जो है बैठने के बाद वो ज़्यादा टाइम तक उसने रूल नहीं कर पाया, क्योंकि वो 1290 से करके 1296 तक उसने रूल किया। फिर इसका जो है एज़म सन इन लॉ या फिर इसका जो है भाई का बेटा भी कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, ये को जो है तो वो अलाउद्दीन खिलजी पावर में आया और उसने जो है जलालुद्दीन खिलजी को मार करके
स्वयं गद्दी पर बैठा और उसने 20 ईयर्स जो है रूल किया था। उसके बाद फिर जो इसका फिर ये होता है ना कि सक्सेसर अगर एक जो किंग पावरफुल होता है तो उसका सक्सेसर रेयर केस में ही पावरफुल होता है। तो ऐसे सेम इनके साथ भी हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी तो पावरफुल था, इसमें तो काफ़ी, ये सोचिए इंडिया का यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ केरला तक जो है उसका पूरा, ऐसे जैसे केरला की कोस्ट है तो यहाँ तक उसका शासन था पूरा, यहाँ तक वो रूल कर रहा था, जम्मू कश्मीर यहाँ से पूरा ऐसे जो है ईस्टर्न लेकर के वेस्टर्न सारा। लेकिन जब जो है इतना उसने बना लिया था, बट जो है इनका बेटा आया, फिर कई बने, उसके बाद मुबारक शाह आया, फिर बहुत ज़्यादा कोई मोहम्मद मुबारक, फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे नहीं, तो जिसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जानते हैं। तो जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था नहीं, और उसके बाद धीरे धीरे फिर वही हुआ कि तुगलक डायनेस्टी आई। फिर गैर तुगलक भी ऐसे इनका जो है नॉबल था, उसने इनको जो है हटा करके वो गद्दी पे बैठा। उसकी बात करें तो वो 1220 से लेकर 1224 वो भी बहुत कम पीरियड के टाइम पीरियड के रहा। उसके बाद फिर इसका बेटा आया जिसको हम एमबीटी के नाम से जानते हैं, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इसको थोड़ा सा हम ये कहते हैं जब पागल राजा कह सकते हैं, या फिर वो ऑब्सेसियस राजा कह सकते हैं, ऑब्सेशन, यानी कि जो है इसने अपने लाइफ में 4 काम किए, चारों एक भी सक्सेस नहीं हुआ। जैसे कि इन्होंने जो है वो एज आ जो कॉइन था, इन्होंने ब्रॉन्ज की कॉइन बनवाई, यानी कि जो सोना चांदी के सिक्के बहुत ज़्यादा महंगे पड़ रहे थे, तो इन्होंने ब्रॉन्ज की, क्योंकि उस टाइम जो है वहाँ क्या कहते हैं चाइना में जो है एज आ करेंसी यूज़ की गई थी, तो इन्होंने देखा, इन्होंने ब्रॉन्ज की जो है कॉइन लॉन्च कर दिया। बट इतना वो इजी था बनाना कि जो है हर घर, उसमें कहा जाता है उस टाइम के जो है बिहार उस सिराज शायद इनका कंटेम्परेरी वो था, तो उस टाइम के जो हाथर ने लिखा कि जो है जब ये क्या कहते हैं, जब इन्होंने कहा था कि मतलब ये चल इनका सिक्का बहुत ज़्यादा ईजी था, सब तो बनाने लगे थे, तो उन्होंने कहा कि जो है उसके एमबीटी के टाइम में जो हर घर जो है टकसाल बन गया था, यानी कि हर घर में जो है सिक्के बनाए जा रहे थे। उसके आगे फिर जो है फिर इसने जो सिक्का भी इन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम वापस कर लेते हैं सिक्का अपना, और आपको फिर सोने और चांदी के सिक्के दे देते हैं। तो फिर इतने ज़्यादा सिक्के बन गए थे कि पूरा इनका खजाना ही खाली हो गया, और सड़क के किनारे पर जो है बहुत सारे सिक्के पड़े मिले। तो इस तरीके से जो है इनका ये पहला काम भी हो गया। सेकंड काम इन्होंने किया था कि इन्होंने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद कर दी थी। दौलताबाद करने के बाद इन्होंने जो है वहाँ दिल्ली के सारे जितने भी वो मतलब रहने वाले थे सिटीजन्स, उनको उठा करके जो है दौलताबाद ले गया, और उसके बाद जो है 2 साल बाद वहाँ के लोग इनको पसंद नहीं किए, फिर इनका काम अच्छे से बना नहीं, वो वहाँ से फिर अपनी राजधानी यहाँ ले आया। इस तरीके से जो है इसका दूसरा काम भी जो है डिफीट हो गया। तीसरा इन्होंने किया था कि उस टाइम पे इन्होंने टैक्स सिस्टम थोड़ा सा बढ़ा दिया था। इधर जम्मू इधर जो है वेस्टर्न में, यहाँ पर जैसे कि अपने गंगा नदी यहाँ के आने की पानी का सिस्टम था, क्योंकि उस टाइम जब इतना इन्होंने वर्क कर दिया जो है तो बहुत ज़्यादा मतलब मंदी आ गई, तो इनको पैसे की जरूरत थी, इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। अब टैक्स बढ़ा दिया तो उस टाइम जो है सही से बारिश भी नहीं हुई और पूरी फसल खराब हो गई। तो इस तरीके से उन्होंने जितने भी काम किए सारे मैक्सिमम असफल ही रहे। तो इनके जो है मरने पर इनके एक ऑथर ने कहा कि जब ये मरा तो जो है मोहम्मद बिन तुगलक को लोगों से, और लोगों को जो है मोहम्मद बिन तुगलक से छुटकारा मिल गया। इस तरीके से इनको इनके लिए कहा जाता है। फिर उसका फिरोज शाह तुगलक थोड़ा सा पावरफुल राजा था, और इसने कैनाल बनाया, सिक्के बनवाए इस तरीके से। और इसका एक इम्पॉर्टेंट वर्क ये भी देखिए, जो कुतुब मीनार का ये 5वीं फ्लोर है, इसको जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तो इस तरीके से इसका टाइम पीरियड। फिर सैयद डायनेस्टी आ जाती है। सैयद डायनेस्टी ने बहुत ज़्यादा कुछ वर्क किया नहीं, और उसके बाद जल्दी इसका टाइम पीरियड भी ख़त्म हो जाता है। उसके आगे हम आगे बात करें तो लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी ने जो है इसका फाउंडेशन किया था। उसके बहलोल लोधी जो है तो उसे करने के बाद थोड़े दिन बाद जब उसकी डेथ हुई, मतलब उसने भी अच्छा वर्क किया। फिर उसके बाद फिर इनका बेटा सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। फिर इब्राहिम लोधी को देखिए तो उसकी जो है बाबर से वो युद्ध होता है, उसके बाद उसकी जो है वो युद्ध में मारा जाता है। तो इस तरीके से उनकी स्टोरीज थी। आगे हम बात करें तो अंडरस्टैंडिंग द दिल्ली अंडर द सल्तनत। अब सल्तनत जो है सुल्तान के टाइम पे हम दिल्ली को देखेंगे कैसे क्या थी। तो हिस्टोरीज आर नोन एज द तारीख और तवारीख इन पर्सियन, यानी कि जो है हिस्ट्री को हम उस टाइम को जो है उसे तारीख या तवारीख कहते थे। लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंडर में होता था लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
और अंडर द दिल्ली सुल्तान है। दिल्ली सुल्तान के टाइम पीरियड में सुल्तान जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था उसकी बात करें तो तवारीख यानी कि जो हिस्ट्री बताती है कि उस टाइम पे सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जैसे सेक्रेटरी अभी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर यानी जो सब कुछ मैनेज करने वाले, पोइट्स यानी कि जो है कवि, कोर्टियर्स दरबारी, हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइस यानी ये सब सारे जो है राजा को एडवाइस करते थे। जो है गवर्नेंस में एम्फेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल यानी कि जो है न्याय करने में या फिर रूल करने में इन सब चीज़ों में वो जो इनकी हेल्प करते थे। उसके आगे हम आगे बात करें तो सर्कल ऑफ जस्टिस यानी जस्टिस का एक न्याय का पहिया कह सकते हैं, उसकी हम बात करें तो फक्र ए मुदाबिर में लिखा गया है कि जो है किंग बिना मतलब जो है सोल्जर्स के सर्वाइव नहीं कर सकता, बिकॉज यू नो एनी पर्सन हैव नो सोल्जर्स नॉट, तो वो प्रोटेक्शन कैसे करेगा, तो उसके लिए तो एक सोल्जर्स की ज़रूरत होती है, तो किंग बिना सोल्जर्स के नहीं रह सकता है। और सोल्जर्स विदाउट सैलरी यानी बिना सैलरी के काम क्यों करेगा भाई, कोई भी है, जनरली हम ही हैं, आप अगर बिना पैसे के बिना कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम काम क्यों करेंगे। और उसका सैलरी जो है रेवेन्यू से ही आती थी, तब तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है रिसोर्स पैसे का था तो सिर्फ रेवेन्यू ही था, और रेवेन्यू पीजेंट के द्वारा आती थी। पीजेंट अगर खुशी है तो रेवेन्यू देता था, नहीं खुशी है यानी कि उसके उसमें जब प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो वो खुश होगा, राजा को पैसे देगा। और जो दूसरी बात राजा के ऊपर भी डिपेंड करता है कि राजा बिहेव कैसा है, तो इस तरीके से जो है एक दूसरे सब पूरा सर्कल जो है बंधा हुआ था। आगे हम बात करें तो जो है एडिशनल डिटेल माइंड यानी कि जो ऑथर ऑफ द तवारीख लिव्ड इन सिटी, जो तारीख यानी जो सारे ऑफिसर्स होते थे ये दिल्ली में रहते थे, हार्डली वर द विलेज, ये रेयर केस में ही विलेज में रहते थे ना, मैक्सिमम सारे ऑफिसर्स जो होते थे वो दिल्ली में रहते थे। उसके बाद जो है मतलब कोर्ट मतलब राज दरबार में या फिर राज्य दरबार के आसपास इस तरीके से। और दे ऑफन रोट दियर हिस्टोरीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड यानी कि राजा उनको प्राय जो काम अच्छा करता था उनको रिवार्ड भी देता था, उसके बाद यानी कि उनसे रिवार्ड भी प्राप्त मतलब वो आशा करता था कि मेरे अगर सेक्रेटरी मेरा कोई भी अच्छा वर्क करेगा तो अगला उसकी बखान भी करेगा। तो इस तरीके से उनके टाइम पीरियड में था। अदर्स एडवाइस रूल यानी अन्य जो बच्चे होते थे वो जो है एडवाइस मतलब देते थे राजा को कि जो है आइडल सोशल रूल यानी कि आइडल यानी कि एक आदर्श जो है सामाजिक व्यवस्था स्थापित करो, जैसे कि बर्थ राइट यानी कि किसी को जन्म से ही जो अधिकार है उसको अधिकार वो मिलना चाहिए। उसका जेंडर डिस्टिंक्शन इन्होंने कहा कि जो है जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन मत करो बहुत ज़्यादा, क्या नहीं वीमेन है तो उसकी ये नहीं कि वीमेन है तो उसके साथ भी हम डिस्क्रिमिनेशन करें, तो जो है उसका भी एक जीने का अधिकार है। तो उस तरीके से आपको आइडल और जो है सोशल ऑर्डर परफॉर्म करना है। उसके बाद 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया सुल्तान की जब 1236 में उसकी डेथ हो गई तो उसने अपने मतलब उसकी इच्छा ही थी कि रजिया सुल्तान मेरी बेटी जो है राजा बने, बट वही डिफरेंस था कि उसका भाई जो है वो राजा बना। लेकिन जो कुछ ही दिन बाद रजिया सुल्तान ने उनको कन्विंस किया, उनके सारे रूलर्स को मतलब सॉरी जितने एम्प्लॉय थे उनको, पब्लिक को, तो पब्लिक ने इनके बेटे को हटा करके इनको राजा बना दिया। तो इस तरीके से लेकिन उस टाइम पे हुआ क्या कि बट ही जो मेन थे वो कंफर्ट नहीं हुए, उनके भाई यानी कि और कंफर्टेबल नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन और रूलर थे, इनके भाइयों को सब पसंद नहीं आया कि एक रानी राजा की तरह वर्क करें और हम बैठे रहें। नोबल्स अनहैप्पी जो है नोबल्स यानी उस टाइम जो नोबल्स थे यानी जो उनके जो है नोबल्स थे वो भी खुश नहीं थे। उसके बाद हर अटेम्प्ट टू रूल इंडिपेंडेंटली, और उन्होंने जो है किसी की बात नहीं सुनी सुल्तान ने मतलब रजिया सुल्तान ने, और उन्होंने इंडिपेंडेंटली रूल किया रिमूव फ्रॉम द थ्रोन। लेकिन कुछ ही टाइम बाद 1240 में उनको जो है सबका एक क्या कह सकते हैं डिप्लोमेसी और जो है फिर उनको क्या कहते हैं इन्होंने अल्तुतनिया के राजा से शादी करी और वहां से वापस आते टाइम जो है डाकुओं ने उनकी जो है हत्या कर दी। तो इस तरीके से उनका टाइम पीरियड खत्म होता। उसे मिनहाज उस सिराज थॉट अबाउट द रजिया यानी मिनहाज उस सिराज ने रजिया के अबाउट क्या कहा है, इंपॉर्टेंट फेमस रूलर फीमेल रूलर्स ऑफ इंडिया यानी कि इम्पोर्टेंट थी कि नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने भी अपना थोड़ा सा क्रिटिसाइज थोड़ा सा वो दे दिया, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, इनमें कुछ खास नहीं है। आगे हम बात करें तो काकतीय डायनेस्टी वारंगाल यानी उनका जो टाइम पीरियड इनकी कंटेम्पररी थे जो है उसके स्लेव डायनेस्टी के, जो कि मॉडर्न आंध्र प्रदेश में थे। रुद्रमा देवी यानी कि सब सारे रिसोर्स क्या बताते हैं इनके अबाउट, और जो है रुद्रमा देवी चेंज हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन यानी रुद्रमा देवी ने जो है
उसमें लिखा है कि इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया था, शी वाज अ मैन, उन्होंने, और ये काम करती थी एज अ मैन की तरह। और अनदर क्वीन दिद्दा, यानी कि अन्य पर्सन को कहते थे क्वीन रानी, यानी दिद्दा यानी कि जैसे हम दीदी कहते हैं ना दिद्दा, तो उस तरीके से इन्होंने को कहा गया। रूल ऑन कश्मीर, यानी कश्मीर में जो है ये कहा गया। और आगे क्या है कि हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, और उनको जो टाइटल दिया गया वो दीदी के नाम से दिया गया है, एल्डर सिस्टर। एल्डर सिस्टर यानी बड़ी बहन, दीदी यानी कि कोई भी जो जैसे होता नहीं कि हम किसी को जो बड़ा होता है काम करता है उसको दीदी कह देते हैं। तो जैसे कि ममता दीदी आप देखिए जो है यहाँ पश्चिम बंगाल की जो सीएम है उनको हम ममता दीदी कहते थे। इस तरीके से नहीं पावरफुल लेडी को तो हम मतलब अच्छा ही कुछ ना कुछ टाइटल लेते हैं, तो इस तरीके से उनको टाइटल मिला। और लव्ड रूलर बाई हर जस्ट सब्जेक्ट, यानी कि जो है इनके मतलब वर्क इतने अच्छे थे कि सब इनको प्रेम करते थे। उसके आगे हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खलजी एंड तुगलक। तुगलक और खलजी डायनेस्टी की बात करें तो उसके आगे खल जो है कंसोलिडेट द रिलायबल, यानी कि उस टाइम हुआ क्या कि किंगडम वास्ट, यानी किंगडम बड़ा होता था, उसके नीचे हम जो है वो गवर्नर रखते थे, यानी स्टेट में प्रोविंस में बटा होता था। जो गवर्नर जो है एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ के यानी कि गवर्नर उसकी देखभाल करते थे। और अरिस्टोक्रेट लैंडेड चीफमैन गवर्नर, यानी जो गवर्नर होते थे वो मतलब स्वतंत्र होते थे। अर्ली दिल्ली सुल्तान स्पेशली इल्तुतमिश ने जो है फेवर किया स्पेशल स्लेव एंड परचेज द मिलिट्री सर्विस, यानी कि इन्होंने इस जो है स्लेव को यानी कि अदर मतलब मिलिट्री के रूप में इन्होंने स्लेव को रखा। यानी स्लेव जो होते हैं कि जिनको मतलब कि हम कुछ मतलब पैसे नहीं देते हैं, उनको कुछ चीज़ खरीदा जाता है आदमियों की तरह, मतलब जैसे जानवर या सामान है कि हम किसी चीज़ को खरीद ले वो सामान मेरा हो जाए, तो उस तरीके से उनको खरीदा जाता था। और उसके बाद उनको कोई पैसा भी नहीं देना था, सिर्फ भोजन करवाना था। तो वो जो है ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब उनका कोई अपना होता भी नहीं था, तो काम भी बहुत अच्छे से करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने मिलिट्री में जो है स्लेव को रखा। उसके आगे जिसको हम बंदागन कहते हैं, बंदागन सिस्टम, उसके बाद पर्शियन में। उसके बाद केयरफुली ट्रेंड टू मैन सम ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस, यानी इनकी जो है पॉलिटिकल ऑफिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ट्रेंड मैन होते थे, यानी इनकी जो ऑफिस जो इनकी मिलिट्री होती थी वो ट्रेंड होती थी। उसके बाद टोटली डिपेंडेंट अपॉन दियर मास्टर, यानी कि जो स्लेव वो तो स्लेव ही हैं तो टोटली डिपेंडेंट ही होंगे मास्टर के ऊपर, बिकॉज उनका कोई अपना पर्सनल है नहीं। तो डिसीजन भी ले तो कैसे, तो राजा के ऊपर ही डिपेंड होते थे कि जो मतलब जो मास्टर कहेगा वही सब कुछ सही है। उसके बाद सुल्तानपुर ट्रस्ट रियली अपॉन देम, यानी कि वही होता है कि जो राजा के कहते हैं ना आपकी इच्छा सर्वोपरि, तो वही होती थी। इनके टाइम में इनकी कोई अपनी पर्सनल इच्छा नहीं होती थी, बल्कि जो है जो राजा कहे वो सही। स्लेव रेदर देन सन्स, यानी कि इस टाइम पे एक और वो कहा गया है कि वो जो है उस टाइम के जो स्लेव होते थे वो सन से भी ज़्यादा अच्छे होते थे। डिफरेंस ये था कि जो है जो इसमें एक वो लाइन है कि जो है वाइज मैन हैव सेड, यानी कि मतलब जो अगर बुद्धिमान आदमी है तो और जो है एक्सपीरियंस स्लेव है तो वो सन से ज़्यादा बेटर है। तो इसमें इस तरीके से उन्होंने बताया कि क्योंकि ये होता था अपना बेटा है भले ही, लेकिन हम उसको हर चीज़ें नहीं कह सकते हैं, उसके किसी चीज़ को इम्पोज नहीं कर सकते, बट स्लेव के पास तो उसका कुछ नहीं है उसको मानने के सिवा, तो बात मानेगा ही। तो इस तरीके से बताया। और उसके आगे हम बात करें तो खलजी तुगलक कंटिन्यू द बंदागन, यानी कि खलजी सिस्टम में भी जो है तो स्टार्ट हुआ था, उसके बंदागन जो है तुगलक ने भी फॉलो किया। हाँ, जो है पीपल ऑफ हम्बल बर्थ, यानी कि जो है जन्म से भले ही कैसे भी रहा हो, लेकिन वो जो है दूसरे को इंसान की तरह बेचा गया, तो यानी कि उसका जो है कोई फैमिली है नहीं, कोई अकेला ही है, तो राजा के ऊपर ही डिपेंड होता था। उसके आगे बात करें अपॉइंटेड जनरल एंड गवर्नर, यानी जो राजा होते थे उसको जो है गवर्नर जो है जनरल भी अपॉइंट करते थे, यानी कि जो है यानी कि वो जो स्लेव होता था वो उसको जो है जनरल या गवर्नर के द्वारा भी अपॉइंट किया जाता था, यानी किसी भी पोस्ट पे। हाउएवर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि जो है पॉलिटिकल की इंस्टेबिलिटी के लिए वो भी एक महत्वपूर्ण था। उसके आगे हम बात करें तो स्लेव एंड क्लाइंट्स वेयर लॉयल टू दियर मास्टर्स एंड पैट्रन्स, जो बताए जो स्लेव होते थे जो है वो राजा के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल होते थे, उसके दियर हायर्स, और क्योंकि उनको जो है मतलब पैट्रोनाइज किया जाता था, उनको जो है मतलब पैसे नहीं दिए जाते, उनको किराए पर नहीं रखा जाता था। हैड दियर आउन सर्वेंट्स, और जो है वो उनके अपने मतलब नौकर हो जाते थे परमानेंट।
उसके आगे हम बात करें रिजल्ट ऑफ द एक्सेशन ऑफ न्यू मोनार्क, यानी कि जब नया मोनार्क सिस्टम आया तो कॉन्फ्लिक्ट हो गई ओल्ड ऑन न्यू नोबलिटी, यानी कि जो पुराने जो है वो नोबल थे और नए नोबल्स के बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होने लगी। और उसके बाद हुआ कि पैट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल ऑफ बाय दिल्ली सल्तनत आल्सो शॉक्ड मेनी एलाइट्स एंड अथर्स पर्सन तारीख क्रिटिसाइज, यानी कि फिर बहुत ज़्यादा फिर क्रिटिसाइज होने लगा कि ये सारा सब कुछ सही नहीं है। उसके आगे हम बात करें तो जो है दिल्ली सल्तनत फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेस बर्न टू हाई ऑफिसर्स, यानी कि जो है उस टाइम जो स्लेव होते थे उनको बर्थ बेस पे ही कर किया जाता था, तो उसके टाइम पे क्रिटिसाइज होने लगा। ऑफिसर्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, सुल्तान तुगलक के जो है सुल्तान मोहम्मद तुगलक के बारे हम थोड़ा बात करेंगे। तो उसने जो है कुछ अपॉइंटमेंट सिस्टम बनाया था। उसने अपॉइंट जैसे वो करता था कुछ लोगों को अजीज खमार, जैसे वाइन डिस्टिलर, यानी जो वाइन बनाने वाला उसका पूरा डिपार्टमेंट है, उसको वो पूरा जो है मैनेज करने के लिए वो अपॉइंट करता था। फिरोज हज्जम को जो है उसके बाद बारबर मनका तब्बाक कुक एंड 2 गार्डनर्स, उसके बाद जो है लधा एंड पीरा 2 हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, यानी जो इतनी सारी हाईएस्ट पोस्ट थी एक ग्रुप की कह सकते हो, उसे राजा ही जो है अपॉइंट करता था। जियाउद्दीन बर्नी मिड 14th सेंचुरी का था, यानी कि जो है वो 1350 समथिंग का था जियाउद्दीन बर्नी। तो क्रॉनिकलर reported their appointment as a sign of the Sultan's loss of the political judgment and his incapacity to build, यानी उसने लिखा कि राजा ने अपनी सारी पावर देकर के दूसरे के हाथ में जो है इनकैपेसिटी अपने आप को कर लिया। उसके आगे हम बात करें तो अर्ली सुल्तान द खलजी एंड तुगलक मोनार्क अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज अ गवर्नर ऑफ द टेरिटरी ऑफ वेरिंग साइज, यानी कि मिलिट्री साइज जो है इनके टाइम में विभिन्न प्रकार की थी। लैंड कैल्ड इक्ता, यानी कि उस टाइम को जो है लैंड जो जमीन होती थी वो उसको इक्ता कहा जाता था, यानी कि जो सब प्रोविंस, और प्रोविंस जो गवर्नर होता था, प्रोविंस यानी जो स्टेट होता था, स्टेट का एक गवर्नर होता था। तो गवर्नर को हम इक्तेदार कहते थे जो है, और उस जमीन को यानी कि जिसे गवर्नर को दे दिया जाता था आप इससे कलेक्ट करो पैसे, तो उसको हम इक्ता कहते थे। तो उसके आगे हम बात करें ड्यूटी ऑफ द मुक्ति, यानी कि उसको इक्तेदार या फिर मुक्ति भी कहते थे। तो मुक्ति की ड्यूटी थी लीड मिलिट्री कंपेन, यानी कि स्टेट के जो मिलिट्री उसको तैयार करना, उसके साथ जो है मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर को, यानी कि जो है शांति बनाए रखना इन दियर इक्तार अपने मतलब स्टेट में। उसके साथ इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तिज कलेक्टेड द रेवेन्यू, यानी कि उस टाइम हुआ क्या, फिर मुक्ति को जो है ये भी पावर दी गई कि आप जो है रेवेन्यू कलेक्ट करो, और उसके बाद जो है वो एक वो रखते थे। तो जो है एक थोड़ा सा बताऊँ तो अकाउंटेंट रखते थे, जो कि जो है अगर रेवेन्यू कलेक्ट करता था मुक्ति तो उसके द्वारा जो रेवेन्यू होती उसको जो है वो काउंट करता था। तो इस तरीके से वो यानी कि देखिए एक दूसरे को कैसे बांध देते थे। उसके बाद जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड इनहेरिटेबल नॉट इनहेरिटेबल, यानी ये सिस्टम इनहेरिटेबल नहीं था, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहा। उसके आगे हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने भी ये सिस्टम फॉलो किया। उसके आगे जो है अलाउद्दीन खिलजी ने भी सिस्टम फॉलो किया। उसके बाद अकाउंटेंट मैंने आपको बताया कि वो जो है गवर्नर द्वारा जो कलेक्ट किया जाता पैसा उसको चेक करता था, और जो है मुक्तिस कलेक्ट करते थे ओनली टैक्स, जो कि राज्य द्वारा मतलब राज्य द्वारा जो भी फिक्स टैक्स होता था उसे ही कलेक्ट करते थे, और अपने नंबर ऑफ रिक्वायर्ड जो जरूरत होती थी उसको अपने पास रखते थे और राजा को देते थे। उसके आगे हम बात करें तो एज द दिल्ली सुल्तान बॉट द हिंटरलैंड ऑफ सिटीज अंडर देयर कंट्रोल, यानी कि दिल्ली सुल्तान ने जो है बुलाया हिंटरलैंड ऑफ सिटीज, यानी सिटी जो है अपने कंट्रोल में, यानी पूरी सिटी को अपने कंट्रोल में ले लिया उसने। दे फोर्स लैंडेड डिफेंड, यानी कि जो है सामंता, यानी जिसको सामंत कहा जाता था, यानी कि सामंत विच पर्सन एक जो है यानी कि जिसको क्या कहते हैं रिच लैंड नॉट एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी, यानी जो उसके बाद बहुत सारी जमीन हो और जो है उसे कहते थे। तो उसके बाद उसने जो है वो एक्सेप्ट कर ले उसकी राजा की अथॉरिटी। तो उसके बाद जो है फिर आगे अंडर द अलाउद्दीन खिलजी
ही स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट ऑफ द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने भी जो है टैक्स में भी बढ़ोतरी करी और असेसमेंट टैक्स कलेक्शन किया और अंडर आउन कंट्रोल, अपने कंट्रोल में, यानी कि जो है उसको किसी को डिपेंडेंट नहीं देता था, उसने अपने कंट्रोल में जो है पूरा कलेक्शन सिस्टम कर लिया। उसके बाद राइट ऑफ द लोकल चीफ्समैन टू लेवी टैक्सेस आर कैंसल्ड एंड मेनी अदर्स आल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्स, यानी कि जो है और भी लोग यहाँ टैक्स करते थे करेक्ट, लेकिन वो सबसे ज़्यादा करते थे। आगे हम बात करें तो जो है सुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स कि एडमिनिस्ट्रेशन मेजर जो है किया जाता था और जो है लैंड केप्ट यानी केयरफुली अकाउंटेंट के द्वारा। सम ऑफ द ओल्ड chieftains एंड लॉर्ड्स सर्व एज द सुल्तानत एंड रेवेन्यू कलेक्टर एंड असेसर्स। देयर वेयर 3 टाइप ऑफ टैक्स, यानी कि उस टाइम में 3 तरह के टैक्स भी कलेक्ट होते थे, जैसे कि ऑन कल्टिवेशन यानी जो है उसे फसल पे टैक्स होता था, दूसरा जो है वो होता था कैटल पे, चौथा जो है तीसरा घर पे होता था। तो इस तरीके से जो पहला होता था जिसको हम खराज कहते थे वो जो है 50% प्रोड्यूशन का होता था और कैटल पे भी कुछ समथिंग होता रहा होगा और जो हाउस यानी जिसका घर पक्का हो उस पर होता था। तो इस तरीके से उनका टैक्स कलेक्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उसके आगे हम बात करें तो important to remember that large of the continent, यहाँ से it's difficult to control for distant province like बंगाल, यानी कि विभिन्न राज्य जो स्वतंत्र थे वो जैसे कि बंगाल, बिहार, दिल्ली एंड soon after annexing southern इंडिया, यानी कि बहुत सारे जो है उसने 9 स्टेट में जो है पूरा मतलब कंट्रोल किया, जैसे कि जो है बंगाल, दिल्ली में भी। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, यानी डिफिकल्ट था कंट्रोल करना लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। तो जैसे बंगाल में, दिल्ली में जो है सून आफ्टर एनेक्सिंग द सदर्न इंडिया, इन्होंने सदर्न इंडिया को ज़्यादा अच्छे से कवर कर पाए थे वो। उसके आगे हम बात करें तो एंटायर रीजन्स बिकम इंडिपेंडेंट, यानी पूरा रीजन फिर इन्होंने स्वतंत्र बना दिया। उसके बाद इवन द गंगेटिक प्लेन फॉरेस्टेड एरिया, यानी कि जैसे कि अभी भी है गंगेटिक प्लेन में पानी बहुत ज़्यादा था तो वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद जो है सुल्तान फोर्स कुड नॉट पेनिट्रेट, यानी कि वो जो है जंगलों में जाना पसंद नहीं करता था, तो इसलिए उसने इधर कुछ नहीं किया। उसके आगे बात करें तो लोकल चिफ्टेंस एस्टेब्लिश बनाया दियर रूल इन दीज रीजन्स में, और समटाइम रूलर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक could force their control in these the areas out of the region, यानी कि फिर कुछ दिन बाद मोहम्मद बिन तुगलक और जो है अदर राजा फिर उधर जाने लगे। चिफ्टेंस एंड देयर फोर्टिफिकेशन, चिफ्टेंस ने जो है अपना फोर्टिफिकेशन भी किया राजाओं को बचाने के लिए, मतलब सॉरी अपने किंगडम को बचाने के लिए। और आगे हम बात करें तो मंगोल वेयर द चंगेज खान, यानी चंगेज खान जो है वो जो है वहाँ मंगोल का था, जो कि आप देखेंगे चाइना इधर जो है वो टर्की पर जाता है, इधर मंगोल है बीच में। तो जो है टैक्सोनिया इन द नॉर्थ इंडिया ईस्ट ईरान इन 1219 एंड दिल्ली सुल्तान फेस दियर ऑनस्लॉट, यानी कि वो जो है वो क्या कहते हैं हम 1219 में दिल्ली सुल्तान फेस किया दियर ऑनस्लॉट, यानी जो चंगेज खान जो है आया यहाँ पर बहुत तेज लूट मार करना स्टार्ट कर दिया और इसने ये तब तक रुका रहा जब तक उसने कहा कि मैं राजा को मार नहीं दूंगा, तब तक ये जो है दिल्ली सुल्तान में रुका रहा जो है। और वहाँ से जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है अर्ली रूलर्स मोहम्मद बिन तुगलक द फोर्स टू लेबर्स एंड composed large standing army daily which opposed the administrative changes, यानी कि उसके आगे हम बात करें तो जो है अलाउद्दीन खिलजी ने भी वही जो मैंने बताया कि इसके काम कैसे फेल हुए थे तो इन्होंने वो किया। उसके आगे हम देखें तो सस्टेनेबल द 15th एंड 16th सेंचुरी, 15th 16th सेंचुरी में थोड़ा सा शांति रही, जैसे कि जो है उस टाइम तुगलक, सैयद और लोधी वंश थे डायनेस्टी रूलर्स। और उसके बाद कह रहा है कि फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1226,
यानी कि इब्राहिम लोदी से जो है बाबर ने अटैक किया और बाबर ने अटैक में जीत लिया 1226 में। और जो है जैनपुर को जो है जैनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड इंटायर, इस तरीके से उसने कुछ एरिया जीते और इंडिपेंडेंट रूरल भी बनाया, यानी कि जिसमें जो है रूरल इंडिपेंडेंट रूरल था। सम अफगानिस्तान राजस्थान, यानी कि उस टाइम के जो मतलब इंडिपेंडेंट रूलर थे यहाँ के, उन्होंने अफगान और रिलीजियस जो है सिस्टम भी अपनाया उनके साथ। उसके आगे हम बात करें तो जो है सम ऑफ स्टेट्स एस्टेब्लिश्ड, यानी कुछ स्टेट उस टाइम बने जो है पीरियड ड्यूरिंग द स्मॉल पुट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेटेड, यानी कि जब थोड़ा सा राज्य कमज़ोर हुआ था और नए नए राज्य बनकर उभर कर आए। और जो है शेर शाह सूरी जो है 1540 1545 तक, यानी कि उसने हुमायूं के पीरियड में उसने अटैक किया, जो है वो जो है उसने अटैक किया और उसके हुमायूं से यानी कि युद्ध किया, और युद्ध में हुमायूं हार के भाग गया। और जो है ये जो 1540 से 45 से इसने शासन किया, उसके 10 साल इसके जो है सक्सेसर ने शासन किया। फिर उसके बाद पानीपत का फिर इसने युद्ध क्या कहते हैं कि हुमायूं आया पावर में जो है, उसके बाद उसने फिर युद्ध किया उससे, और उससे जो है इसके सक्सेसर से अपना जो है वो ले लिया राज्य। फिर वापस जो है 1556 में 55 में, और इस तरीके से 15 साल तक जो है वो इधर उधर टहलता ही रहा। और उसके टाइम पीरियड की हम बात करें तो जो शेर शाह सूरी था वो जो है वो अपना जो है स्मॉल टेरिटरी, यानी इसके पास छोटी टेरिटरी थी दिल्ली की ही, क्योंकि इसके साइड वाली तो उसके जो है हुमायूं भाइयों के पास ही थी, अस्करी हिंदाल के पास, कामरान के पास थी। तो और बार हिज अंकल द बिहार इवेंचुअली चैलेंज एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं, यानी कि जो है इसके कुछ पार्ट तो इसके बिहार मतलब बिहार का ये तो था ही, बिहार में जो है इसकी छोटी टेरिटरी थी, वहाँ से उसने अपने आप को थोड़ा सा मजबूत किया और आकर के हुमायूं से युद्ध किया, और ये जो है फिर हुमायूं और उसको हरा करके भगा दिया। तो इस तरीके से शेर शाह जो है सूरी, यानी इसको सूरी डायनेस्टी कहा जाता है, 15 साल के लिए आई थी। उसके आगे शेर शाह कैप्चर किया दिल्ली एंड इस्टेब्लिश बनाया ऑन डायनेस्टी, यानी वो मैंने बताया। उसके बाद ऑल्दो सूर डायनेस्टी 10 ईयर्स के लिए ही थी। और उसके बाद इसके इंट्रोडक्शन में जो है एडमिनिस्ट्रेशन दैट borrowed एलिमेंट एंड अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड देम मोर एफिशिएंट, यानी कि जो है उस टाइम पे मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी ये कहाँ से हो रहा था जो है, यानी अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड का इसने फॉलो किया जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। और उसका शेर शाह सूरी जो है एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर, यानी फिर इनके मॉडल को थोड़ा सा अकबर ने भी फॉलो किया। व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर, तो वहाँ से जो है मुगल एम्पायर थोड़ा सा मजबूत होता है। और शेर शाह सूरी के एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ तो उन्होंने GT रोड बनाई थी, जो यहाँ दिल्ली से शायद गुजरात हरियाणा जाने वाले रास्ते पे पेशावर तक, तो उन्होंने बनाई थी, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड ने बनाया था। और वो धीरे धीरे फिर डिस्ट्रॉय हो ही जाएगी, क्योंकि चंद्रगुप्त का टाइम पीरियड था 300 समथिंग, यानी 4th जो है वो सेंचुरी में था। तो जो है उसी को इसने रिपेयर करवाया, यानी इन्होंने रिन्यूअल करवा के उसे एक तरीके से फिर नया से सेव दिया, जिसको इसी ने बनाया था कहा जाता है। तो उसके टाइम पीरियड का तो इस तरीके से शेर शाह सूरी, फिर मुगल एम्पायर का हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।